दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने आकार और स्थिति के बारे में जाना था और अब हम जानेंगे भारत की भौतिक स्वरूप, यानी कि भारत में जो है कैसे कैसे मैदान पाए जाते हैं, पर्वत पठार हो गए, मरुस्थल हो गए, द्वीप समूह, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती होती है ना। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी जानेंगे, उत्तर भारत मैदान के बारे में भी जानेंगे, है ना। और हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे ऊंचे पर्वत का नाम, है ना, कंचनजंगा, केटू वगैरह, ये सब आपने सुना होगा। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। मरुस्थल देखेंगे, भारत में कैसे मरुस्थल है, तटीय मैदान कैसे हैं, द्वीप समूह कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अपने भारत को जानने की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आकार स्थिति के बारे में तो हम जान गए हैं, अब हम बात करेंगे भौतिक स्वरूप के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों, मतलब कि जैसे आप ऊंचाई पे जाइए, है ना, जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ढलान वाले एरिया यानी कि पर्वतीय एरिया हैं। उत्तर भारत में आइए तो मैदानी एरिया आपको मिलेंगे। उधर राजस्थान साइड चले जाइए तो मरुस्थलीय एरिया मिलेगा, है ना। साउथ साइड चले जाइए तो द्वीपों का समूह मिलेगा। तो विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है हमारा देश। और यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित भी होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। देखिए, वास्तव में क्या है कि हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, पर्वत, मैदान, जो है मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। तो भारत की भूमि जो है वो बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, ठीक है। यही तो खासियत है हमारे देश में। तो भूगर्भीय और प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय तौर पर जो है प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीनतम भाग है, मतलब कि बहुत पुराना पार्ट है और इसे भूमि का एक स्थिर भाग ही माना जाता है। लेकिन हाल ही के जो है भूकंप, आप देख ही पा रहे होंगे कि इतने सारे भूकंप आ रहे हैं, तो हाल ही के भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया। तो हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं, यानी कि रिसेंटली जो स्थलाकृतियाँ बनी हैं वो हैं हिमालय और उत्तरी मैदान। तो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। क्यों अस्थिर भाग है? इसे नवीन वलित भी कहा जाता है। नवीन वलित का मतलब कि इसका पार्ट जो है वो अभी बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, इसलिए इसको अस्थिर भाग कहा जाता है। तो हिमालय को पूरी पर्वत श्रृंखला का एक युवा स्थलाकृति को जो है वो दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। और उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है, ठीक है, जलोढ़ निक्षेपों से। और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों की और जो है चौड़ी घाटियों में बना हुआ है। अब देखिए, अब हम थोड़ा मैप को समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि ये जो है ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन है। और देखिए, अब आप देखिए कि ये जो है ये काराकोरम है, ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है और ये है हिमालय का पार्ट, ठीक है। हिमालय के पार्ट जो है 3 भागों में डिवाइड है। एक वृहद हिमालय होता है, एक शिवालिक हिमालय और एक लघु हिमालय, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एवरेस्ट पर्वत, ठीक है, यहीं सिक्किम के पास जो है कंचनजंगा भी है। ये देखिए बमला, जो कि एक दर्रा का नाम है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखिए हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ कुनलुन श्रेणी है, यहाँ जोजिला दर्रा है, यहाँ नंगा पर्वत है, ठीक है। ये बड़ा लाचला दर्रा हो गया, शिवकिला दर्रा, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और देखिए यहाँ पे नदियों का बहाव भी दिखाया गया है। यहाँ पे कक्ष का रन, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, यहाँ नंगा श्रेणी। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन में मैप दिखा के पूछ लिया जाता है कि जास्कर श्रेणी कहाँ है, लद्दाख श्रेणी कहाँ है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? केटू, जिसको जो हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो आगे देखते हैं, बाकी मैं आपको मैप में डिटेल बता रही थी कि आप देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू होती है बेसिक चीज़ें। अब बात करेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण, कितने भागों में भौगोलिक वितरण हुआ है। तो देखिए सबसे पहला है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ, हमने देखा उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो सबसे पहले बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। देखिए
मैंने आपको बताया कि उत्तरी सीमा में, भारत के उत्तरी सीमा में हिमालय का भूभाग है, जो कि सबसे युवा है और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है, वलित पर्वत श्रृंखला। यानी कि ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। मैं आपको दिखा दूं मैप में, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये हिमालय पर्वत है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, ठीक है। और क्या है इसके बारे में विशेषता? तो ये जो हिमालय है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। क्या है ये? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और क्या है कि जो है एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि इस हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है। 2400 किलोमीटर पे जो है वो अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, वृत्त तो ऐसे होता है, लेकिन ये क्या है, ये अर्धवृत्त का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आकार कैसा है? अर्धवृत्त के समान। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितनी है, तो इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में, अब आप ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? इधर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो है चौड़ाई है 150 किलोमीटर। और पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। देखिए, इधर पश्चिमी भाग है, इधर पूर्वी भाग है, ठीक। बता रहे हैं इसमें कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जा रही है। देख पा रहे होंगे आप चित्र में, सीधे फिगर आउट हो रहा है। तो क्या है कि अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ जो है हिमालय 3 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया भी था कि 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी भाग में है, देखिए, सबसे उत्तरी भाग को महान या फिर आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री कहा जाता है। सबसे उत्तरी भाग जो है वो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक जो है ये सतत श्रृंखला है जो बढ़ती ही जा रही है, और इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ध्यान रखेंगे, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, जो कि सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आते हैं। बात कर लेंगे शिखर के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। ये देखिए, एवरेस्ट पर्वत आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है इसकी ऊंचाई कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, मीटर में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम के पास, नेपाल के पास है। ये देखिए कंचनजंगा, ठीक है। मैं आपको रब करके दिखाती हूँ, ये है कंचनजंगा। तो ये भी भारत में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ठीक है। सबसे ऊंचा हो गया माउंट एवरेस्ट, इसके बाद हो गया कंचनजंगा, इसके बाद है मकालू। मकालू भी मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये रहा मकालू। ये कहाँ है? ये है नेपाल में। तो इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद है धौलागिरी। धौलागिरी भी नेपाल में ही है। ये देखिए, ये आपको प्रदर्शित हो रहा होगा धौलागिरी, ठीक है। इसकी ऊंचाइयाँ जो हैं दी हुई है बुक में, आप देख लेना। मैं आपको सिचुएशन बस दिखा देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे स्थित है। इसके बाद है नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में ही है, ठीक। ये देखिए, ये कहाँ है? नंगा पर्वत। ये जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके पश्चात है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ये देखिए, ये देखिए अन्नपूर्णा। फिर है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत यहाँ उत्तराखंड में है, भारत में ही। फिर है कॉमेट। कॉमेट कहाँ है? आप मुझे ढूंढ के बताओ। इसके बाद है नामचा बरवा, ये भी भारत में ही है। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर जो है ये नामचा बरवा स्थित है। फिर है गुरला मंधाता, ये भी नेपाल के पास ही है, गुरला मंधाता। ये देखिए, ये है गुरला मंधाता, नेपाल में स्थित है। तो कभी कभी क्या होता है कि इन
शिखर के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कौन सा शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है, कौन सा भारत में स्थित है, कौन सा चीन में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इसके पश्चात इसमें ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो महान हिमालय का पोर्शन है, जो ये महान हिमालय का पोर्शन है, ये जो है एक वलय की प्रकृति जो है असममित है, मतलब कि एक समान नहीं है। और जो है हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट से जो है ये बना हुआ है। अगर पूछा जाएगा कि महान हिमालय का पार्ट जो है वो किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है ग्रेनाइट से, ठीक है, जो कि एक आग्नेय शैल है। और ये श्रृंखला जो है हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसीलिए तो इसको हिमाद्री भी कहा जा रहा है। और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, ठीक है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रों के नाम आप मुझे देख के बताना, ठीक है। और क्या है कि देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। देखिए, आप असम का पोर्शन देखिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो असम में है, ठीक। और क्या बताया जा रहा है इसमें, इन श्रृंखलाओं का निर्माण जो है बहुत ज़्यादा संपीड़ित, मतलब कि अत्यधिक दबाव, जब ज़्यादा संपीड़न हुआ और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रेणी जो है वो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब आप पूछोगे कि पीर पंजाल कहाँ है, तो देखिए, पीर पंजाल जो है ये भी इधर ही स्थित है। यहाँ पे जो है पीर पंजाल की श्रेणी स्थित है। और क्या है कि इस श्रेणी में जो है कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जो कश्मीर की घाटी है और हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू हैं, ये कहाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ स्थित है, महान हिमालय में। और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, शिवालिक। देखिए, शिवालिक लिखा भी हुआ है, ये है शिवालिक, ये सबसे बाहरी श्रृंखला है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है, ठीक है। और क्या है, ये श्रृंखला जो है उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसाद से बनी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं डाला गया है। तो ये घाटियाँ जो है बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। और निम्न हिमाचल यानी कि नीचे का हिमाचल और जो है शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को जो है दून नाम से जाना जाता है। इसलिए आप सुने होंगे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। तो ये किस लिए जाना जाता है, इसलिए कि हिमाचल और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को दून कहा जाता है। अब आप देख लीजिए, मैप में आपको श्रेणियाँ दिखा दूँ, फिर मैं डिटेल में आपको पढ़ाती हूँ। तो देखिए, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये पूरा हिमालय का पोर्शन, सबसे बाहरी पोर्शन है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और देखिए, ये अरावली जो है वो स्थित है राजस्थान में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश, विंध्य श्रेणी में मध्य प्रदेश, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार इधर जो है बिहार और जो है झारखंड साइड है। दक्कन का पठार हो गया। और ये देखिए पश्चिमी घाट और ये ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। इधर भी देखिए, ये देखिए मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये सांगपो नदी जो बह रही है वो चाइना का पोर्शन है। गंगा नदी प्रवाह हो रहा है, यमुना नदी, चंबल नदी। ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जो है ये किधर की ओर बहती है और किधर की ओर गिरती है। तो इसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है हिमालय पर्वत का, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो देखिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। और इन वर्गीकरण को जो है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए, सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ जो है हिमालय को क्या किस किस नाम से पुकारा जाता है। और सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली और तीस्ता नदियाँ जो है नेपाल हिमालय में, तीस्ता और दिहांग नदियाँ असम हिमालय को सीमांकन करती हैं। और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम का जो है वो आप पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखंड जो है गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ जो है वो साथ फैल जाता है और इन्हें जो है पूर्वांचल और पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको मैप के थ्रू भी बताऊंगी। तो ये पहाड़ियाँ जो है उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं और मजबूत बलुआ पत्थर जो कि अवसादी शैल से बनी है और ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं और अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। क्या बताया था मैंने इसमें कि ये सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देखिए, पूर्वी सीमा बना रही है, ठीक है। और दिहांग महाखंड के बाद जो है हिमालय के दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए, आप देख पा रहे होंगे, दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए क्या होती है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है और इन्हें जो है पूर्वांचल और पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे उत्तरी मैदान। देखिए, उत्तरी मैदान जो है वो 3 नदी प्रणालियों, आपको मैं फिगर में दिखा दूं फिर मैं डिटेल करती हूँ। एक ये सिंधु नदी हो गई, दूसरी हो गई गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ है, ये है गंगा नदी। और तीसरी हो गई ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 3 सहायक नदियों से बना हुआ है कौन सा मैदान, उत्तरी मैदान। तो ये मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये मैदान जो है ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो क्या हुआ था कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी जो कि जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ से उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ और इसका विस्तार जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है और ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर तक जो है वो लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है उत्तरी भारत के मैदान में, सघन है इसीलिए यहाँ पे। और यहाँ पे समृद्ध मृदा पाई जाती है, पर्याप्त पानी पाया जाता है, अनुकूल जलवायु पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से ये भारत का सबसे उपजाऊ और उत्पादक क्षेत्र है। इसीलिए उत्तर पर्वत की जो है आने वाली नदियों के निक्षेपण का मतलब ये है कि नदियाँ जो बहती हैं अपने बहाव के साथ जो है कई सारी चीज़ें जो हैं वो लाती हैं, उपजाऊ चीज़ें, जैसे बालू हो गया, अनेक प्रकार की मिट्टियाँ हो गई, उसके साथ खनिज भी हो गए, है ना। तो ये नदियाँ जो है अपने निक्षेपण के साथ बहा लाती हैं। तो नदियों के निचले भाग में जो है ढाल कम होने से नदी की गति भी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, द्वीपों का निर्माण होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप स्थित है जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ पे लोगों का निवास है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने से बहुत सी धाराओं में बट जाती है। जैसे देखिए नदियाँ गई ऐसे बहुत सारी धाराओं जो है गाद एकत्र होने से बट जाती है, ऐसे बहुत सारी धाराओं में बट जाती हैं। तो इन्हें कहते हैं वितरिकाएं, मतलब कि वितरित कर रही हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है वितरिकाएं। देखिए एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है कि वितरिकाएं क्या होती हैं और एक्सप्लेनेशन दे देगा, तो आपको बताना होता है कि नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने से बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं, इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोआब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो जो है रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, तो दोआब के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग, ठीक है। मान लीजिए ये 2 नदियाँ जा रही हैं, मैं दिखा दूँ आपको, मान लीजिए ये गंगा जा रही है, ये यमुना जा रही है। तो देखिए क्या होता है कि इसके बीच का पोर्शन जो है वो दोआब का क्षेत्र है, इसके बीच का पोर्शन जो है वो दोआब का क्षेत्र है। तो दोआब जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, दो और आब, ठीक है। दो का मतलब तो 2 हो गया, आब का मतलब होता है पानी। और इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आगे बात करते हैं। देखिए, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। और सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय से निकलती है। मैं आपको फिगर आउट कर दूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये जो है उत्तर भारत का ही पोर्शन है, जिसे पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और क्या है कि मैदान इन भागों के दोआबों की बहुत बड़ी संख्या है। दोआब क्या होगा? दोआब दो नदियों के बीच का पोर्शन। तो यहाँ पे दोआब तो बहुत सारे पाए जा रहे हैं, वितरकाएँ भी हैं बहुत सारी, ठीक है। ये सिंधु नदी की ही तो वितरिकाएँ हैं, सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज, है ना। तो उत्तरी मैदानों के जो है व्याख्या सामान्यतः इनके उच्चावचों के बिना विधिवत समतल रूप से जो है वो की जाती है। ये सही नहीं है। क्यों? कि देखिए, विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियां में भी विविधता है। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, देखिए ये नदियां हो गई, ठीक है, ये शिवालिक के ढाल से नीचे उतर रही हैं, ये शिवालिक श्रेणी है, आप देख पा रहे होंगे। तो शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं और इसे कहते हैं भावर। देखिए, 8 से 16 किलोमीटर जो है वो निक्षेपण करते हुए नीचे उतर रही हैं और इसे कहते हैं भावर। और सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और फिर जो है ये दक्षिण में आके फिर से सरिताएं और नदियाँ जो हैं वो पुनः निकल जा रही हैं। देखिए, फिर से नदियाँ जो है वो निकल जा रही हैं। तो ये जो होता है, ये क्षेत्र जो होता है वो नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है जिसे कहते हैं तराई। ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या बात करेंगे? देखिए, क्या है कि यहाँ पे वन्य प्राणियों के भी जो है सघनता ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर उनके अनुकूल होता है। वन्य प्राणियों से भरे घने जंगल का क्षेत्र है ये। तो बंटवारे के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे, वो कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा उन लोगों ने और इस क्षेत्र के दुधवा नेशनल पार्क जो है स्थिति ज्ञात करिए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है हमारे यूपी में। मैं आपको इसकी जो है पोर्शन बता दूं, हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ है और यहीं पे है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो उत्तरी मैदान का जो है सबसे विशाल जो है पुराने जलोढ़ का बना हुआ है और ये नदियाँ जो हैं बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। वेदिका भी इसी में पाई जाती हैं, जिस जो है इस भाग को हम भांगर के नाम से जानते हैं और इस क्षेत्र की मृदा जो है वो चूनेदार, मतलब चूने की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकड़ कहते हैं। और बाढ़ वाले मैदानों में नए और निक्षेप को खादर कहा जाता है और इसमें लगभग प्रत्येक वर्ष जो है पुनर्निर्माण होता रहता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। देखिए, अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैलों का इन सब का मिक्सचर का बना हुआ है। ये गोंडवाना भूमि के टुकड़े और अफवाह के कारण बना है और यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक ये हिस्सा है। इसमें क्या होती है कि चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं और इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं। पहला है मध्य उच्च भाग और दूसरा है दक्कन का पठार। तो देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में, मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये है दक्कन का पठार और ये है मध्य उच्च भूमि। तो देखिए, नर्मदा नदी कहाँ है? आप देख पा रहे होंगे, ये है नर्मदा नदी, ठीक है, ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी कि उत्तर में जो है प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है। अब आप पूछ रहे होंगे कि मालवा का पठार कहाँ है, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा मालवा का पठार, ठीक है। तो मालवा के पठार में जो है वो अधिकतर भागों में फैला है और इसे कहते हैं मध्य उच्च भूमि, ठीक है, इसे कहते हैं मध्य उच्च भूमि। और विंध्य श्रृंखला जो है दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है।
देखिए विंध्य श्रृंखला कहाँ है, ये है विंध्य श्रृंखला और ये है सतपुड़ा श्रृंखला। ठीक है, तो ये जो है उत्तर पश्चिम में अरावली, उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है और पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई, मतलब कि पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान, ये राजस्थान का ही तो पोर्शन है, तो राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ देखिए, नदियाँ हो गई, चंबल नदी हो गई, बेतवा, केन, ये सारी नदियाँ यहीं पे तो स्थित हैं। ठीक है, तो ये जो है नदियाँ बहती हैं। तो इस प्रकार जो है ये ढाल को दर्शाती है। तो ये यहाँ जो मध्य उच्च भूमि है तो वो पश्चिम में चौड़ी है, आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिम में तो चौड़ी है, ठीक है, लेकिन पूर्व में ये जो है ये संकीर्ण है, मतलब कि सकरी है। तो इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, मैं आपको बता दूं, इस पठार के जो है पूर्वी भाग को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है और इसके और जो है पूर्व के विस्तार को दामोदर घाटी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। ये देखिए छोटा नागपुर पठार जो है वो दर्शाता है और दक्षिण का पठार जो है वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण का पठार जो है एक त्रिभुजाकार भूभाग है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है कि जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार को सतपुड़ा श्रृंखला, देख पा रहे होंगे, ये सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तर में सतपुड़ा श्रृंखला जो है वो चौड़े पे फैला हुआ है, जबकि महादेव और कैमूर की पहाड़ियाँ मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। ये देख पा रहे होंगे पश्चिमी घाट जो है वो पूरा मालाबार तट पे फैला हुआ है, इधर है पूर्वी भाग, है ना, तो पूर्वी घाट है। तो क्या है कि देखिए पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, ऊंचे हैं, देख पा रहे होंगे ऊंचे हैं, पूर्वी घाट छोटा है, कम ऊंचा है। तो पूर्वी घाट जो है वो 600 मीटर, पूर्वी घाट जो है वो 600 मीटर औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट जो है वो 900 से 1000 या 1600 मीटर जो है वो ऊंचा है और पूर्वी घाट का विस्तार जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। कभी कभी पूर्वी घाट का विस्तार भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे पूर्वी घाट का विस्तार जो है वो महानदी घाटी से, महानदी घाटी से कहाँ तक है, महानदी घाटी से नीलगिरी, ये नीलगिरी पहाड़ियों तक है, देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे जो है वो महानदी। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वो है महानदी से नीलगिरी। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, देख पा रहे होंगे अनियमित कैसे है, देखिए कुछ पोर्शन यहाँ है पूर्वी घाट का, कुछ यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो ये रहे महानदी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ महानदी से कहाँ तक है, नीलगिरी तक है, ध्यान रखेंगे, ये अनियमित है। ठीक, अब पश्चिमी घाट की बात करें तो देखिए पश्चिमी घाट में जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है और ये जो है यह वर्षा जो है घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, और क्या है यहाँ पे भाग जो है शिखर ऊंचे हैं, अनाईमुडी, देख पा रहे होंगे, ये है अनाईमुडी 2695 इसकी ऊंचाई है। फिर क्या है, फिर है दोदा बेट्टा, यहीं पे जो है वो दोदा बेट्टा भी स्थित है और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है महेंद्रगिरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। ठीक, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, मतलब कि दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, क्या है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, शेवराय और जावड़े की पहाड़ियाँ हैं, किसकी पहाड़ियाँ, शेवराय और जावड़े की, और उडमंडलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है जो कि तमिलनाडु में है, और कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में देखिए, आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये है अनाईमुडी, ये है कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, आप ये नदियों की स्थिति भी देख लीजिए, ये है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। और क्या मैंने बताया आपको, देखिए दक्कन ट्रैप हमने देख लिया है,
ठीक है। यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी से, और ये जो है इसमें शैल हैं आग्नेय। तो वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। और अरावली श्रेणी आपने देख ही लिया है कि राजस्थान में फैली हुई है, तो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। और ये बहुत अधिक अपरदित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। और अब बात करते हैं भारतीय मरुस्थल की। मरुस्थल से तो आप सभी परिचित होंगे, मैंने पिछले जो है क्लासेस में बताया भी है भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो ये देखिए, ये मरुस्थल जो है वो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये भारत का मरुस्थल है, थार में जो है राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु होती है यहाँ पे, और वनस्पति विरले ही पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है, मतलब नदियाँ दिखती हैं, उसके बाद वो बालू में विलीन हो जाती हैं, और पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखेंगे, लूनी नदी जो है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। और जो है बरकान, जो कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। और यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे भारतीय मरुस्थल, बालू का पूरा पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पतियाँ आपको कहीं दिख रही हैं क्या? विरले ही वनस्पतियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं तटीय द्वीपों की। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि तटीय होता क्या है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्थल है, ठीक, स्थल है, और इधर जो है ये पानी से घिरा हुआ है, तो ये तटीय एरिया है, यानी कि ये जो है ये तटीय एरिया है। ठीक है, ये सारे तटीय एरिया हैं, ये जो पानी से घिरे स्थल हैं ये सारे तटीय एरिया हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठारों के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। पश्चिम में अरब सागर, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तो पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, और इस मैदान के 3 भाग हैं। देखिए, उत्तर में कोंकण, मुंबई तथा गोवा। मैं आपको फिगर आउट करके माध्यम से बताती हूँ। देखिए, मैप आ जाए, देखिए ये देखिए, ये इधर क्या है, कोंकण तट है, इधर है मालाबार तट, इधर है कोरोमंडल तट, और इधर है उत्तरी सरकार। अब हम देखते हैं कि तटीय मैदान की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब जान गए हैं कि देखिए, उत्तरी भाग को कोंकण तट जो कि मुंबई से गोवा तक का विस्तार है, मध्य भाग को कन्नड़ का मैदान जो कि कर्नाटक में इसका विस्तार है, दक्षिणी भाग को मालाबार तट जिसका केरल में विस्तार है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ जो है विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार, मैंने दिखाया आपको कि आंध्र प्रदेश साइड उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु का तटीय एरिया का नाम है। यहाँ पे बड़ी नदियाँ जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे चिल्का लेक भी पाया जाता है जो कि एक भूलक्षण है। ठीक है, ये देखिए तटीय मैदान कितना सुंदर प्रदर्शित हो रहा है ना। यहाँ पे लोग खेती कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये एक द्वीप, तो केरल के मालाबार तट के पास जो है लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया भी है कि लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ है, अरब सागर के जस्ट नीचे है ना। और क्या है, यहाँ पे द्वीपों के इस समूह को जो है प्रवाल द्वीपों के नाम से जाना जाता है। इनको लका द्वीप, मिनिकाय, एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है, और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसके पहले इसका नाम क्या था, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, लका द्वीप। ठीक, और क्या है, यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारत्ती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है वो पादप और जंतु के जो है बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं, और ये आकार में बड़े संख्या में है। देखिए, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिल्का लेक जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ है, उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है।
अब बात कर लेते हैं प्रवाल के बारे में। देखिए प्रवाल को जो है पॉलिप्स भी कहा जाता है। तो क्या है कि प्रवाल जो है वो जो है कम समय और जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं, और इनका विकास कहाँ होता है, छिछले और गर्म जल में होता है। इनकी परत जो है वो ऊपरी जो है बॉडी होती है इनकी कैल्शियम कार्बोनेट के स्त्राव से बनती है, इसलिए बहुत कठोर बॉडी होती है। तो प्रवाल स्त्राव और प्रवाल अस्थियां टीली के रूप में निक्षेपित होती हैं, और ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक प्रवाल रोधिका हो गई, तटीय प्रवाल भित्ति, और प्रवाल जो है वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधी का एक अच्छा उदाहरण है। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल का नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो देखिए इन द्वीपों के समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतु बहुत विविधता है, ये हम देख ही चुके हैं। तो देखिए भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पे स्थित है। ये सारी चीजें हम देख लिए हैं। यहाँ पे उत्तरी मैदान के देश में अन्न भंडार है, प्राचीन सभ्यताओं का विकास का आधार मिला यहाँ पे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्वीप। दूसरा क्वेश्चन है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम क्या है, उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का नाम क्या है, तो क्या है, कोंकण। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए, तो ये है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाबर क्या है। मैंने आपको बताया भी था कि भाबर एक ऐसी तंग पट्टी है जो क्या करती है, जिसका निर्माण जो है कंकड़ों के जमा होने से हुआ है। किसके जमा होने से हुआ है, कंकड़ों के जमा होने से हुआ है। और ये कहाँ होती हैं, शिवालिक की ढलान के समांतर जो है सिंधु और तीस्ता नदी के बीच में पाई जाती है। और इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों के नीचे उतरते समय जो है वो विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है, और सभी नदियां जो है भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए, तो बिल्कुल बताएंगे। तो देखिए क्या है कि हिमालय को जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई और मजबूत बाधाओं में बांधा गया है और 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक है महान या फिर उसको आंतरिक या फिर हिमाद्री भी कहा जाता है हिमालय, दूसरा है हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरा है सबसे बाहरी वाला पोर्शन जो है वो शिवालिक हिमालय है। अगला क्वेश्चन है अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, तो देखिए क्या है अरावली और जो है विंध्याचल के जो है पठार में, मैंने आपको मैप में भी बताया था कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, मालवा का पठार। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं, तो कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है अंतर स्पष्ट करिए बांगर और खादर में, तो देखिए बांगर और खादर में क्या है, इधर मैं बांगर का बताऊंगी और इधर मैं खादर का बताऊंगी। तो सबसे पहला पोर्शन है बांगर जो है पुरानी जलोढ़, नोट डाउन करते जाइएगा बिल्कुल। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और खादर क्या होती है, खादर जो है वो नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। दूसरा अंतर ये है कि ये मृदा जो है नदी के बेसिन से दूर पाई जाती हैं, लेकिन खादर जो है वो ये जो है मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती हैं। देखिए बांगर जो होती है वो कम उपजाऊ होती है और खेती के लिए आदर्श नहीं है, लेकिन ये जो खादर होती है वो बहुत उर्वरक होती है और कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। अगला पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताना है, तो देखिए पश्चिमी घाट इधर मैं बताऊंगी, पूर्वी घाट इधर, पूर्वी घाट इधर बताऊंगी, पश्चिमी घाट इधर बताऊंगी। देखिए पूर्वी घाट में क्या होता है, ये प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है और पश्चिमी जो है पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। ये घाट जो है पूर्वी घाट में जो है ढलानों में कम वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के ढलानों में ज़्यादा वर्षा होती है। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु के तट के साइड स्थित है, लेकिन पश्चिमी घाट जो है वो मालाबार तट यानी कि केरल के तट पे स्थित है। ठीक, अब क्या है कि पूर्वी घाट जो है वो बंगाल खाड़ी के समांतर है। आप देख पा रहे होंगे इधर मैं आपको मैप के थ्रू बता दूं, ये देखिए इधर जो है ये इधर क्या है,
इधर पूर्वी घाट है, ऐसे ऐसे मैंने आपको बताया था, और इधर जो है वो पश्चिमी घाट है। ठीक, और सब जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी और दोदा बेट्टा है, और पूर्वी घाट के में जो है महेंद्रगिरी गिरी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर। देखिए मैंने आपको बता ही दिया, हिमालयी पर्वत हो गए, उत्तर के मैदान हो गए, प्रायद्वीपीय पठार हो गए, और भारतीय मरुस्थल हो गए, तटीय मैदान हो गए, द्वीप समूह हो गए। ठीक, और हिमालयी क्षेत्र के बारे में हम देख ही चुके हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम देख ही चुके हैं। देखिए हिमालय क्षेत्र का क्या विस्तार हो गया, तलछटी चट्टानें बनाती हैं, विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत यहीं पे हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर के कारण ये बना, विश्व के सर्वाधिक ऊंची पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। ये सिंधु और गंगा नदी के मैदान के सिरे पे हैं, औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है, नवीन वलित है, यहाँ पे बहुत मुखर और यू आकार की घाटियाँ बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो देखिए ये चौड़ी और छिछली घाटियों गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बना है, गोंडवाना भूमि के टूटने से और खिसकने के कारण बना है। यहाँ पे आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती जैसी कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। दक्कन के पठार के सिरे पे बनी हुई है ये खनिजों के भंडार पाए जाते हैं यहाँ पे। इन पठारों से निकलने वाली नदियाँ बरसाती हैं। ठीक है, प्राचीन काल से ही अपर्दन के चरण में है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये पूछ रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। देखिए भारत का उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, और लाखों वर्षों से हिमालय के गिरपादों के विशाल बेसिन जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, और इसका मैदान जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है। समृद्ध है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है, यहाँ पे खेती के लिए पर्याप्त जलवायु भी पाई जाती है। जैसे उत्तर भारत के पोर्शन जान लीजिए, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब भाग जो है वो उत्तरी मैदान के पोर्शन है। आई थिंक मैंने चैप्टर में ये मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह को बता दिया है, तो आप ये देख लेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ज़रूर अब बताइए। ठीक है, तो चलिए अब ये मैं यहीं समाप्त करती हूँ अपने वीडियो को, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ गाइड ऐड को स्किप मत करिए प्लीज़, ये मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। आप थोड़ी देर के लिए अगर ऐड देख लेंगे तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, प्लीज़ आप ऐड को स्किप मत करिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।